हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो सब। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। क्या है नाम? यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है कि क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, मेजर, कैलकुलेटेड, कुछ भी हो ना, ऐसी क्वांटिटी से हम मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एक बार बोलो, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसे हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। जरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जरा हम क्या देखते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। जरा एग्जाम्पल से समझिएगा कि फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जैसे मास है, क्या मास को आप मेजर कर सकते हो? क्या लेंथ को आप मेजर कर सकते हो? क्या आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो? ये सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ये देखिए, ठीक है, मास, लेंथ, टेम्परेचर, ये सारी चीजें क्या हम मेजर कर सकते हैं? क्या हम इन्हें मेजर कर सकते हैं? ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो ऐसी क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, उस क्वांटिटी को हम क्या करते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसे हम क्या नहीं कर सकते? मेजर नहीं कर सकते। इसका जरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि लव। क्या आप इसे मेजर कर सकते हो? है ना, नहीं कर सकते, हम मेजर बिल्कुल नहीं कर सकते। हेट, हम किसी से नफरत करते हैं तो क्या बता सकते हो कि ना हम नहीं, कोई दूसरा किसी से नफरत करता है ना, तो क्या हम बता सकते हैं कि वो कितना किलो नफरत करता है, कितना मीटर, कुछ भी इस तरह से कुछ है, हम मेजर इस तरह से करते हैं नफरत को, है ना। या फिर सैड, क्या कोई इंसान कितना दुखी है, इसको मेजर कर सकते? नहीं कर सकते ना, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब हम देखो, नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसे मेजर ही नहीं कर सकते उसे हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? इसे मेजर ही नहीं कर सकते उसे हम क्या ही पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जिसे हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है वो 3 तरह की होती है। फिजिकल क्वांटिटी कितनी तरह की होती है? फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 3 तरह की होती है। पहली है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू का मतलब पी फॉर फिजिकल, क्यू फॉर क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और तीसरी है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये 3 फिजिकल क्वांटिटी है जिसे आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। ग्रुप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब ये होती क्या क्या है इसको हम बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। फिजिकल क्वांटिटी का वो ग्रुप, फिजिकल क्वांटिटी का वो ग्रुप जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे मास, लेंथ, टाइम एक्सेट्रा। ये सारे क्या है? किसी पर डिपेंड नहीं करते, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं। टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, ये आपको याद रखने, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? पहले तो फिर से सुनिएगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं करती हो, वो क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं करती हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी।
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में अगर हम किसी भी क्वांटिटी को अगर डिफाइन करते हैं उससे हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मास है, लेंथ है, ये सारे क्या टाइम में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और भी होती है, 7 होती है, मैं बताऊंगी आपको बाद में, पहले 3 देख लीजिए, ये होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब ये डिराइव्ड का क्या मतलब है? ऐसी क्वांटिटी जो क्या है, जो किस पर डिपेंड करती हो, जो फंडामेंटल क्वांटिटी के मतलब की टर्म्स में हम उसको डिफाइन करते हो। जैसे एग्जाम्पल है वेलोसिटी, जैसे मैं एग्जाम्पल देखती हूँ वेलोसिटी की। वेलोसिटी जो है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। वेलोसिटी की यूनिट क्या मीटर पर सेकंड होती है? क्या इतना सबको पता है ना? वेलोसिटी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। सेकंड है टाइम और मीटर क्या है यहाँ पर? लेंथ है, या फिर मैं यूं बोलूं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड हो जाएगी। मीटर यहाँ पर लेंथ है, सेकंड टाइम है ना, दोनों अलग अलग, मतलब कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मीटर लेंथ है जो एक क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड जो टाइम है जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में ये डिफाइन हो रहा है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में जो डिफाइन हो रहा है उसे हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिर हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसके पास यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हैव यूनिट बट डज नॉट हैव डायमेंशन। क्या है? इसके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है? कि इसके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है एंगल और सॉलिड। एक मिनट, एंगल और सॉलिड एंगल। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी से हम मेजर कर सकते हैं। अगर हम मेजर कर सकते हैं तो इसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है वो पूरी कितनी तरह की होती है? वो 3 तरह की होती है। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो 3 तरह की होती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्या होती है? ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी ग्रुप होता है, ऐसा ग्रुप होता है जो किसी पर डिपेंड नहीं करता। क्या है? ऐसा ग्रुप है जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। फिर हम बात करेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जो किससे डिराइव हुई है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से क्या हुई है? डिराइव हुई है। बहुत सारी है, ठीक है, बहुत सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी जो फंडामेंटल 7 फंडामेंटल तो उनसे क्या हुई? डिराइव हुई है, उन्हें हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जिसके पास यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता। जिसके पास क्या होता है? यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता। और इसका एग्जाम्पल है एंगल और सॉलिड एंगल। क्या एग्जाम्पल है इसका? एंगल और सॉलिड एंगल एग्जाम्पल है। क्या सही है? समझ आया? अब मैंने बोला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टोटल होती हैं 7। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं जरा देखते हैं, तो देख लो। मास, लेंथ, ये सारी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। टाइम, करंट,
amount of substance क्या क्या हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। एक बार देखिए जरा, मैं थोड़ा कुछ चेंज करती हूँ यहाँ पर। मास, लेंथ, टाइम, फिर टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, amount of substance, और सातवां है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो सात होती है। कौन कौन सी होती है? मास, पहला मास, फिर लेंथ, फिर टाइम, फिर टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, क्या बच गया? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या है? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब हम मास का क्या देखते हैं? मास का देखते हैं एसआई यूनिट। मास का क्या देखते हैं? एसआई यूनिट देखते हैं। तो वो देखिए, एसआई यूनिट इसका होता है केजी, किलोग्राम। लेंथ है मीटर, टाइम, ये सारी क्या इसकी एसआई यूनिट है, ये आपको याद रखनी है। लेंथ की है मीटर, टाइम की कितनी है? सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है यूनिट मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है कैंडेला। क्या है? कैंडेला। तो ऐसा यूनिट देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या याद रखनी है कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी याद रखनी है। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है वो याद रखने हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर इनकी एसआई यूनिट याद रखनी कि मास की किलोग्राम होती है, लेंथ की मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है, टेम्परेचर की केल्विन होती है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला होती है। अब इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट होती है ग्राम, मास की होती है ग्राम, लेंथ की होती है सेंटीमीटर, टाइम की सेकंड होती है, केल्विन की टेम्परेचर की केल्विन होती है, इलेक्ट्रिक करंट की होती है बायोट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला। ये सारी क्या इनकी सीजीएस यूनिट हैं। क्या है? सीजीएस यूनिट है। ऐसा यूनिट मैंने बता दिया। सीजीएस यूनिट मास का ग्राम, लेंथ का सेंटीमीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का बायोट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। फिर अगर हम बात करेंगे डायमेंशन की, डायमेंशन अगर है, डायमेंशन जरा देखिए, मास का डायमेंशन क्या होगा? m। एक मास है तो एक ऊपर वो आ जाएगी, पावर आ जाएगी। ठीक है, मास का डायमेंशन कितना? m, लेंथ का l, ठीक है, टाइम का t,
लेंथ का जो है, लेंथ का जो क्या है डायमेंशन है, ये है L, और टाइम का जो है डायमेंशन वो है T। टेम्परेचर का डायमेंशन है K, या फिर हम इसे थीटा भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का है A, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल, और कैंडेला का है CD। इस तरह से हम एक, अगर एक है तो एक, इस तरह से हम, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहले आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी याद रखनी है, साथ होती है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी। फिर इनके एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है और डायमेंशन क्या है, ये सात की तो आपको याद ही रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे करेंगे वो देखते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मेजरमेंट के लिए होता है एन यू। एन मतलब यहाँ पर क्या है, एन यहाँ पर है वैल्यू। एन यहाँ पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी क्या वैल्यू है, 5, 6, 7, 8, 10, 15, है ना, ये इसकी वैल्यू है। यू इसकी यूनिट है। जैसे कि मास है तो मास की यूनिट ग्राम या फिर किलोग्राम हो जाएगी। लेंथ है तो इसकी मीटर हो जाएगी। इस तरह से इसकी क्या यूनिट है। एन यहाँ पर क्या है, एन यहाँ पर कोई वैल्यू है, यू यहाँ पर क्या है, यूनिट है। तो मेजरमेंट जब हम किसी का करेंगे, जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको, मास, ये देखिए मास, अगर मैं मास की अगर बात करूँ, अगर मैं मास की बात करूँ तो जरा देखिए, मैं बोल दूँ यहाँ पर 74 किलोग्राम, ठीक है, या फिर 74 ग्राम, है ना। क्या मैं यहाँ पर 74 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती, क्योंकि मास की यूनिट नहीं है। हमें जो मास की यूनिट है वो लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते। कभी हमने लिखा है कि कितने, मतलब इस तरह से कभी है कि हम कितने दूर अगर हमें जाना है, डिस्टेंस को अगर देखना तो कभी हम किलोग्राम में देखते हैं। डिस्टेंस को देखने के लिए हम कभी किलोग्राम में देखते हैं, या फिर कभी भी कोई भी, मतलब अगर हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर उसकी यूनिट के साथ में बात करते हैं ना। किसी भी एक स्पेसिफिक यूनिट, जैसे मास की हम बात करें तो साथ में किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम कुछ भी होगा, वो होगा जरूर, है ना। अगर हम लेंथ की बात करें तो मीटर, सेंटीमीटर, इस तरह से कुछ यूनिट होगी। लेकिन हम लेंथ में इस तरह से मास की यूनिट नहीं कर सकते। तो मतलब कहने का मतलब इतना है कि ये देखिए, एन यहाँ पर हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो एन यहाँ पर क्या होगी, वैल्यू होगी, और यू यहाँ पर क्या होगा, जिस भी क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं उस क्वांटिटी क्या होगी, यूनिट होगी। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी मन में आया कुछ भी लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। तो ये देखिए, एन यू यहाँ पर कांस्टेंट होगा। एन यू यहाँ पर कांस्टेंट मतलब N1 U1, N1 U1 बराबर N2 U2। एन यू कॉन्स्टेंट है तो इसे हम लिख सकते हैं N1 U1 बराबर N2 U2। N1 U1 यहाँ पर क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं N1 क्या है, N1 है यहाँ पर, N1 है यहाँ पर वैल्यू इन U1 सिस्टम। U1 जो यूनिट है, U1 सिस्टम मतलब सीजीएस सिस्टम है, एसआई है, एसआई की हम एसआई यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट की बात करें, जिस भी सिस्टम की बात करें, उस सिस्टम में उस क्वांटिटी की क्या वैल्यू है, उस वैल्यू की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उस यूनिट मतलब उस सिस्टम में, किस सिस्टम में, सीजीएस है, एसआई है, कोई भी सिस्टम हो, है ना, कोई भी नया सिस्टम अगर हमें कुछ दे दिया जाए, ठीक है, हाइपोथेटिकल कुछ भी दे दिया जाए, ठीक है, हमें क्वेश्चन में कुछ भी दे दिया जाए, ठीक है, कोई भी सिस्टम की बात कर रहे होंगे तो उस सिस्टम में जो ये वैल्यू होगी, वैल्यू जो होगी ना वो N1 है और U1 यूनिट होगी। N2 वैल्यू इन U2 सिस्टम। U2 सिस्टम में जो भी वैल्यू है उसकी हम बात करेंगे। समझ आया? अगर मैं आपको ये ग्राफ दूं, ग्राफ अगर मैं दूं, पहले समझ लीजिए, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एन यू होता है। सबको ही पता है एन नंबर होगा। जैसे 5 ग्राम है, 5 यहाँ पर एन है यानी कोई नंबर है, ग्राम यहाँ पर यूनिट है। इस तरह से हमने बात किया है। इतना याद रखना, एन यू जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता, कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ये देखिए, ये एन यू जो क्या है, कांस्टेंट है।
क्या है बच्चों, एन यू यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। एन यू यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। अगर एन यू जो है वो वाई एक्सिस पर है और यू जो है वो एक्स एक्सिस पर है। अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे जैसे मैं यूनिट अगर मैं चेंज करूंगी, अगर मैं यूनिट को चेंज करूंगी तो क्या एन यू चेंज होगा? एन यू कभी चेंज नहीं हो सकता, एन यू कॉन्स्टेंट है। अगर एन यू चेंज नहीं हो सकता तो इसका ग्राफ जो आएगा वो क्या आएगा, कुछ इस तरह से इसका क्या आएगा, ग्राफ आएगा। वो चेंज नहीं होगा, है ना, वो चेंज नहीं होगा। एन यू है वो वाई एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर ये क्या नहीं हो रहा, चेंज नहीं होगा। फिर हम बात करेंगे सेकेंड ग्राफ की, उसमें क्या बोला गया है हमें, सेकेंड ग्राफ में हमें क्या बोला गया है, जरा देखिए। सेकेंड ग्राफ में देखिए u जो है वो y एक्सिस पर है, ये आपकी y एक्सिस है, और जो n है वो x एक्सिस पर है। u जो है वो y एक्सिस पर है और n जो है वो x एक्सिस पर है। हमने ये पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है एन यू बराबर कांस्टेंट पढ़ा है हमने, है ना, एन यू बराबर कांस्टेंट पढ़ा है, ठीक है। अब ये u यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा n जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा एक बार देखिए, ये जो देखिए ये एन यू बराबर क्या है, कांस्टेंट है। ये एन जो है, ये जो यू है वो नीचे जाएगा कांस्टेंट के। मान लीजिए यहाँ पर कुछ कांस्टेंट है उसके नीचे जाएगा तो ये नीचे जब चला जाएगा तो क्या इन्वर्स रिलेशन हो गया। क्या आपको ये इन्वर्स रिलेशन नजर आ रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है वो क्या एक इन्वर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। अगर इस तरह से आपको कभी रिलेशन नजर आए, अगर इस तरह से आपको कभी रिलेशन नजर आए, ठीक है, एक है वाई एक्सिस पर है और एक है एक्स एक्सिस पर, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है ना, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा एक बार देखते हैं। इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। अब ये ग्राफ कैसे बना मैं फिर से बता देती हूँ। ये ग्राफ किस तरह से, इस ग्राफ का नाम है, मैं बता देती हूँ, इस ग्राफ का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस ग्राफ का क्या नाम है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। कब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, जब इस तरह का कुछ इनवर्स रिलेशन आपको नजर आए। इस तरह का इनवर्स रिलेशन जब आपको नजर आए तब क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। इसमें क्या होगा, यूनिट, मान लीजिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर एक बार फिर से मैं ग्राफ को समझा देती हूँ किस तरह से बना, ठीक है। अगर मैं मान लो यहाँ पर u है वो 0 है, क्या मान लूँ यहाँ पर u है वो 0 है, ठीक है। अगर मैं u 0 मान लूँ तो n है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। अगर इस u को मैं 0 मान लूँ तो क्या n की वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट आ जाएगी, है ना। अगर इस u को हमने क्या कर लिया, 0 कर लिया, या फिर यूँ समझ लीजिए इस n को हमने 0 कर लिया, एक ही बात है ना। n को जब 0 किया तो u इनफाइनाइट हो गया, मतलब u n जब बहुत कम थी ना तब u क्या इनफाइनाइट हो गया। धीरे 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 जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, देखिए मैं फिर से समझाती हूँ। ये है u, यहाँ पर है जब n बहुत ही कम था, जब n बहुत ही, यहाँ पर n जब था तब u देखिए कितना ज़्यादा है, जब u देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर है कुछ। फिर जैसे जैसे हम n को बढ़ाएंगे हमारे पास u कम होता जाएगा, और n को बढ़ाएंगे u और कम होता जाएगा। मतलब यूनिट वैल्यू को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे हमारे पास यूनिट है वो उतनी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब है, यूनिट को जैसे हम बढ़ाएंगे या फिर नंबर को जैसे बढ़ाएंगे, कुछ भी बोल दीजिए, एक को बढ़ाएंगे तो एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक को बढ़ाएंगे तो एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ आया सबको, समझ आया। इस तरह से अब दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरा ग्राफ देखते हैं, एन यू बराबर, हमें पता है एन यू जो है वो किसके क्या है, कांस्टेंट है। एन यू क्या है, कांस्टेंट है, और इसका ग्राफ बना है किसके,
ग्राफ वो किसके बीच में, एन के बीच में, एन नंबर है, नंबर के बीच में क्या है, ग्राफ बना है। अगर नंबर के बीच में, नंबर आप कितना ही बढ़ा दीजिए, नंबर को आप कितना ही चेंज कर दीजिए, कम ज़्यादा जितना आपको करना है उतना आप कर लीजिए, लेकिन एन यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो इधर का उधर नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो मतलब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ये हमारे एक्स एक्सिस है और ये किसके पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो कुछ इस तरह का क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, जो हमारे पहले में बना था। दूसरा है एन यू, सेम वही, यहाँ पर भी क्या होगा, ये इनवर्सली रिलेशन है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। क्या आपको ये ग्राफ सारे समझ आए? हमने पहले पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो किस तरह से मेजर करेंगे, एक हमारे पास कोई वैल्यू होगी, एक हमारे पास यूनिट होगी, है ना। अगर आपको बोलो आप में कितना वजन है ना, तो आप ये बोलते हैं मेरे में 50 किलो वजन, तो 50 यहाँ पर क्या है, नंबर है, और किलो यहाँ पर क्या है, उसकी यूनिट है। तो ये तो हमें पता ही है, ये चीजें तो हमें पता ही है, और हमें इतना ये सब पता चला कि एन यू है वो कांस्टेंट होता है। इसका प्रोडक्ट नंबर, वैल्यू और जो यूनिट का जो प्रोडक्ट है, इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चलिए अब एक सवाल कर लेते हैं कि आपको उससे और क्लियरिटी हो जाएगी। पहला सवाल है हमारा, इफ यूनिट ऑफ लेंथ बिकम डबल देन वैल्यू ऑफ एरिया 5 मीटर स्क्वायर इन न्यू यूनिट विल बी। क्या सवाल है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या बोला हमें, इफ यूनिट ऑफ लेंथ बिकम डबल, क्या लेंथ के यूनिट को डबल किया। ध्यान से सवाल को पढ़ना है, समझना है, फिर अप्लाई करना है, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, लेंथ, हमें सवाल में क्या बोला है कि लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की जो यूनिट है, लेंथ की जो यूनिट है वो क्या कर दी, डबल कर दी। लेंथ की जो यूनिट है वो क्या कर दी, डबल कर दी। देन वैल्यू ऑफ एरिया 5 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर जो एरिया है, ये जो मीटर स्क्वायर जो है, ये जो मीटर स्क्वायर जो यूनिट होती है वो किसकी होती है, एरिया की होती है, ठीक है। अब ये जो 5 मीटर स्क्वायर जो एरिया है, इसका हमें क्या बतानी है, इसकी हमें क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। देन वैल्यू ऑफ एरिया 5 मीटर स्क्वायर, वो भी नई यूनिट में। नया यूनिट क्या है, हमें बोला है कि यूनिट यहाँ पर लेंथ को डबल कर दिया, एक नई यूनिट बना दी गई है, लेंथ को डबल कर दिया गया, इस नई यूनिट में वैल्यू बतानी है। एक बार फिर से हम करते हैं। वैल्यू हमें पूछी है, कोई भी चीज कैलकुलेट हमें करने के लिए बोला है, मेजर करने के लिए बोला है, मतलब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, n1 u1 बराबर n2 u2, ठीक है। n1 u1 बराबर n2 u2। चलिए यहाँ पर नंबर क्या है, यानी कि पहले जो सिस्टम की हम बात करें, फर्स्ट जो सिस्टम है उसकी हम नंबर लेंगे, उसी की हम यूनिट लेंगे। फिर दूसरा है n2 u2, इसमें दूसरा हम नंबर लेंगे, दूसरा हम क्या लेंगे, सिस्टम यूनिट लेंगे। तो n1 देखिए, n1 यहाँ पर क्या है, देखो n यहाँ पर दे रखा है 5 और यूनिट यहाँ पर दे रखी है मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए n2 यहाँ पर बोला है कि अब तो नया जो सिस्टम जो है उसमें हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो इसकी तो हमें वैल्यू निकालनी, तो ऐसा कैसा आ गया, और बोला गया है कि यूनिट ऑफ लेंथ को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की जो यूनिट है उसको डबल कर दिया, ठीक है। तो ये मान लो कोई उसकी यूनिट है लेंथ की, और उसको क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया। तो ये देखिए 5 मीटर स्क्वायर बराबर n2, यूनिट जो लेंथ की यूनिट है उसको डबल कर दिया, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2 मीटर का स्क्वायर। स्क्वायर इसीलिए है क्योंकि हमें एरिया पूछा है, ध्यान दीजिए, स्क्वायर इसीलिए, लेंथ यूनिट की जो लेंथ को डबल कर दिया, जो लेंथ की जो यूनिट है उसे डबल कर दिया, लेकिन पूछा तो एरिया तो पूछा है ना। नया जो यूनिट जो बना है उसमें हमें किसकी वैल्यू पूछी है, नए एरिया की वैल्यू पूछी है, ठीक है। इसीलिए स्क्वायर आएगा। समझ आया सबको, क्योंकि लेंथ का स्क्वायर ही क्या होता है, एरिया होता है। एरिया क्या होता है भाई, एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर होता है। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर होता है। ये देखिए 5 मीटर स्क्वायर बराबर n2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
5/4 बराबर क्या हो जाएगा, N2 आ जाएगा। ये नए सिस्टम में जो वैल्यू है वो कितनी आई, 5/4 आ गई। क्या आपको समझ आया मैंने कैसे किया, एक बार फिर से देख लीजिए। इफ यूनिट ऑफ लेंथ बिकम डबल, जब हम लेंथ की यूनिट को हमने डबल कर दिया, पहले मीटर थी तो हमने क्या कर दिया उसको, पहले लेंथ की जो यूनिट थी वो क्या थी, मान लीजिए पहले जो यूनिट की जो लेंथ थी, पहले जो यूनिट जो लेंथ की थी वो थी m। अब बोला गया है कि लेंथ की जो यूनिट है वो डबल कर दी, बाद में क्या हुआ, जो लेंथ की यूनिट है वो कितनी कर दी, 2m कर दी, है ना, ऐसा बोला गया है। तो N1 U1 बराबर N2 U2, ठीक है। 5 मीटर स्क्वायर जो हमें दे रखा है बराबर N2 हमें पूछा, बोला कि देन वैल्यू ऑफ एरिया 5 मीटर स्क्वायर न्यू यूनिट, नए यूनिट में हमें वैल्यू पूछी है और नया यूनिट क्या है जिसमें क्या कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया। 5 मीटर स्क्वायर बराबर N2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है और मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 5/4 बराबर क्या हो गया, N2 हो गया। अब अगला सवाल है, बोला गया कि कन्वर्ट 50 मीटर पर सेकेंड इंटू सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में हमें क्या करना है, 50 मीटर पर सेकेंड को सीजीएस यूनिट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। 50 मीटर पर सेकेंड को सीजीएस यूनिट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे कन्वर्ट, ये देखिए जरा, ये है N1 U1 बराबर N2 U2। N1 यहाँ पर है 50 और यूनिट है मीटर पर सेकेंड। N2 यहाँ पर क्या है, N2 यहाँ पर अगर मैं पूछूं N2 यहाँ पर क्या है, भैया N2 तो पूछा ही है और यूनिट यहाँ पर बोल दी गई है कि सीजीएस यूनिट। अब सीजीएस यूनिट हमें पता होनी चाहिए कि मीटर जो है, मीटर की जो सीजीएस यूनिट है, मीटर यहाँ पर ऐसा यूनिट है, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर होती है ना, और सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा, ठीक है। 50, अब मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा बटा सेकंड बराबर N2 सेंटीमीटर बटा सेकंड, ठीक है। इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। हमारे पास N2 की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, ये 5 इंटू 10 की पावर 3, कितना आया है, 1 2 3 3 0, तो 5 इंटू कितना हो गया, 10 की पावर 3, इसकी क्या हो गई, वैल्यू आ गई। सीजीएस यूनिट में 50 मीटर पर सेकंड को हम इसकी वैल्यू क्या आएगी, सीजीएस यूनिट में 50 मीटर सेकंड की वैल्यू कितनी आएगी, 5 इंटू 10 की पावर 3 आएगी। अगला सवाल देखते हैं, कन्वर्ट 18 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड। N1 U1 बराबर N2 U2, ठीक है। N1 यहाँ पर 18 है और यूनिट यहाँ पर दे रखी है किलोमीटर पर आवर और बोला गया मीटर पर सेकंड में ही निकालना है, तो मीटर पर सेकंड में ही निकाल लेंगे। N2 यूनिट हमें किस में निकालनी है, मीटर पर सेकंड में निकालनी है। 18 किलोमीटर, इसको हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 मीटर आ जाएगा बटा 60 इंटू 60 सेकेंड आ जाएगी, है ना। 60 इंटू 1 घंटे में कितना होता है, 3600 तो होती है सेकंड। N2 मीटर पर सेकंड, ये मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गए, ये सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो गया, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे, इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 6 3 जा 18 एंड 3 2 जा 6। हमारे पास जब आप कैलकुलेट करोगे इसको तो हमारे पास N2 की वैल्यू आएगी 5, ठीक है। जब इसको हम कैंसिल करेंगे 3 को इससे कैंसिल करेंगे 2 और 2 5 10, ठीक है, 5 आएगा, ठीक है। अब अगला सवाल है, ये देखिए समझ तो आ रहा है ना आपको, हम क्या कर रहे हैं, सिंपल N1 U1 बराबर N2 U2 कर रहे हैं, इतना ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। वैल्यूज को हम रखते जा रहे हैं। सीजीएस यूनिट में क्या होती है, अब मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में चेंज, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है। अब कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, ये जो क्या है, डाइन क्या है, फोर्स की यूनिट, न्यूटन यहाँ पर क्या है, फोर्स की यूनिट है, इन ऐसा यूनिट
ये क्या है, फोर्स की क्या है, यूनिट है, इन SI सिस्टम। ये भी फोर्स की यूनिट है इन CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है वो डाइन होती है, और अगर ऐसा ही यूनिट में अगर देखें तो उसकी क्या होती है, यूनिट न्यूटन होती है। तो 1 न्यूटन को हमें कन्वर्ट करना है डाइन में। तो यहाँ पर देखिए 1 न्यूटन को हमें क्या करना है, मतलब यहाँ पर देखिए ऐसे नहीं, N1U1 बराबर N2U2। N1 यहाँ पर क्या है, 1। अब फोर्स की जो यूनिट होती है, फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, क्या हम फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या आपको इतना पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स आपको पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इतना पता है। चलिए इतना पता तो काफी है। मास की यूनिट होती है केजी ऐसा यूनिट में, और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, मास की यूनिट केजी होती है जो मैंने बताया है, और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। मतलब फोर्स की यूनिट हमारे पास क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास यूनिट आ गई केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बराबर N2 हमसे पूछा गया है, और U2 क्या है, CGS यूनिट में हमें U2 की CGS यूनिट में हमें निकालना है। तो क्या हम इसे ये लिख देंगे, केजी को ग्राम लिख देंगे, मीटर को सेंटीमीटर लिख देंगे, क्योंकि हम CGS में लिख रहे हैं। ठीक है, और सेकेंड स्क्वायर तो सेकेंड स्क्वायर ही हो जाएगा। अब 1 केजी को ग्राम में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 गुणा 1000 इंटू 100 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर बराबर N2 ग्राम सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। अब क्या होगा, अब होगा कैंसिल होगा। क्या कैंसिल होगा, इस ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड स्क्वायर से ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 1 न्यूटन की जो फोर्स की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, वो 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 के बराबर होती है। ये आपको याद भी रखना है ना, ये आपको याद भी रखना है ना। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में। एक बार आप देख लीजिए, इस सवाल को देख लीजिए, फिर हम आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे। एक बार सवाल को देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किस तरह से हमने न्यूटन जो है वो SI सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है, और जो डाइन है वो CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है। अब इसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट तो हम इतने सारे सवाल कर लिए हैं। N1U1 बराबर N2U2 की हेल्प से हम क्या किया, हमने इस सवाल को कर लिया। और हमारे पास 1 न्यूटन की जो वैल्यू है वो कितनी आई, CGS यूनिट में 10 की पावर 5 डाइन आई। चलिए अब हम किसकी बात करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जरा देखिए। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जो पावर है उसे ही हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब कोई ये नहीं, किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो नाम ही पहली बार सुना, अभी हमने यही पढ़ा है ना। तो ये तो आपको पता चलता है आपका ध्यान कितना है, कंसंट्रेशन पावर कितनी है। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की पावर जो होती है उसे हम डायमेंशन बोलते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। जैसे कि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है,
इसकी हमें क्या दे रखी है, इसकी हमें क्या दे रखी है, डायमेंशन दे रखी है m की पावर x, l की पावर y, t की पावर z। ये जो x y z जो है ये पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। m यहाँ पर मास है, l यहाँ पर लेंथ है, t यहाँ पर टाइम है। ये जो x y z है ये पावर है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताऊँ, जैसे कि मैं एग्जाम्पल, जैसे एरिया है, एरिया का डायमेंशन है वो कितना होता है, एरिया का डायमेंशन कितना होता है, एल स्क्वायर होता है, इतना पता है। एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। अगर इसका डायमेंशन एल स्क्वायर होता है तो इसका मास, अगर मैं इसका पूरा फॉर्मूला लिखूं, एरिया का फॉर्मूला लिखूं तो m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर 0, है ना। m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। इस तरह से इसका क्या बनेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा। या आपको मैं लिखा देती हूँ, उसको आपको याद रखना है। क्या क्या लिखा रही हूँ जरा देखिए। हम बात करेंगे डायमेंशन की। हम किसकी बात करेंगे अब हम बात करने वाले हैं डायमेंशन की। और हमारा डायमेंशन पर अब देखिए, मास है, मास का डायमेंशन होता है m की पावर 1, लेंथ की पावर 1, l की पावर 1। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है ना। तो इसका जो डायमेंशन कितना हो जाएगा, मीटर का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा ना। देखिए एक बार फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की तरफ चलिए। यहाँ पर मैंने डायमेंशन करवाया, मीटर की जो सीजीएस यूनिट जो डायमेंशन है वो क्या है, एल है। क्या है, एल है। देखो लेंथ से एल, एल एल लेंथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा L और सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड टाइम है तो यहाँ पर हो जाएगा T। तो ये हो जाएगा L T, ऊपर जाएगा तो T माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर यहाँ पर L और T का स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा LT माइनस 2। क्या हो जाएगा, LT माइनस 2। फिर हम बात करेंगे फोर्स की। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है यहाँ पर, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ही होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन ही होता है ना। तो इसकी यूनिट हमारे पास अभी अभी आई थी केजी, या फिर यूं बोलो तो मास इंटू एक्सेलरेशन है। मास की यूनिट, मास का डायमेंशन क्या होता है, एम। मास का डायमेंशन क्या है, एम। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी अभी आया एल टी माइनस 2। एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी अभी आया एल टी माइनस 2। तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। ये किसका डायमेंशन है, ये किसका डायमेंशन है, फोर्स का डायमेंशन है। कैसे पता चला, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो मास का ये देखिए, मास का क्या गया, मास का डायमेंशन है एम, ठीक है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन है एल टी माइनस 2। फिर हम बात करेंगे किसकी, फोर्स के बारे में बात करें, चलो एनर्जी की। एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ये देखिए फोर्स का डायमेंशन है हमारे पास एम एल टी माइनस 2, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक और डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस एज ए लेंथ होती है। ठीक है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ होता है। तो यहाँ पर एल का पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास एनर्जी का जो डायमेंशन आया वो आया एम एल टू टी माइनस 2। क्या आया, एम एल टू टी माइनस 2 आया। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पावर की। पावर है ना, पावर क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं, पावर होता है एनर्जी बटा टाइम। क्या होता है,
एनर्जी बटा टाइम होता है। एनर्जी का जो है डायमेंशन है वो है ml/t-2 और टाइम तो टाइम t हो गया। ये जब ऊपर जाएगा तो पावर का डायमेंशन बन जाएगा ml/t-3। ये कुछ बेसिक डायमेंशन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इनको आपको याद रखनी, जैसे आपको बताऊं कि जैसे कि वेलोसिटी, मास ये आपको याद रखना है, लेंथ आपको याद रखनी है, वेलोसिटी अगर आपको पता है ये मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। या फिर आपको याद भी रख सकते हो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, पावर, ये कुछ हैं, इनको आपको याद रखनी है। कल हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे मतलब जितने भी मतलब बहुत सारे है ना, सारे चैप्टर में कितने सारे आते हैं ना, सरफेस टेंशन हो गया, मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया और लीनियर मोमेंटम, सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारे डायमेंशन हम करने वाले हैं, तो उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए, उनको याद रखने, उनको याद नहीं रखना वैसे, ठीक है, कैसे याद नहीं रखना वो कल बताएंगे, ठीक है। उनको उसको निकालने के लिए, उन सारों को डायमेंशन निकालने के लिए हमको ये याद रखना पड़ेगा। आपको बस इतना याद रखना है। किस तरह से आया मैंने बता दिया आपको। क्या मास का m का पावर 1, लेंथ है l, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मीटर है वो होती है लेंथ की यूनिट होती है इसलिए l, और सेकंड है वो टाइम की यूनिट होती है इसलिए l/t। फिर एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर होता है l, सेकंड स्क्वायर तो t स्क्वायर हो गया, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा lt-2। फोर्स होता है मीटर इंटू एक्सेलरेशन। अगर हमें एक्सेलरेशन की यूनिट पता है तो इस यहाँ पर हम बस मास और एक्सेलरेशन को दोनों मिला देंगे। एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस और पावर होता है एनर्जी बटा टाइम। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। चलिए बाय बाय।